नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 3 मई 2022 एंड अ वेरी हैप्पी ईद टू यू एज वेल। डेली करंट अफेयर के टॉपिक में आज का मेन सोर्स रहने वाला है असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज, जिससे हमारे एपीएससी या फिर यूपीएससी एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड विल फोकस ऑन टू दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड पर्टिकुलर करंट अफेयर्स ओनली, राइट। सो या आगे बढ़ने से पहले डाउनलोडिंग लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। मेक श्योर दैट आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। और हाँ दोस्तों, कल तक कुछ इश्यूज चल रहे थे, टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ा वीडियो अपलोड होने में थोड़ा लेट लग रहा था, बट एनीवेज विल कंटिन्यू दैट, विल फॉर श्योर, राइट, डोंट वरी अबाउट इट। या चलो, आज सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं असम ट्रिब्यून का। अगर आप एडिटोरियल पेज में चले जाइएगा, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा दैट कैसे नॉर्थ ईस्ट में रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रही है ना। आज का जो ये वाला आर्टिकल है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सबसे पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज़ है। वैसे तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, बट स्टिल ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन एज अ होल मैं लेकर बात करूंगा दैट कैसे रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रही है ना। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, रेनफॉल पैटर्न अलग है, राइट। ये ज्योग्राफी के कुछ ऐसे की टर्म्स है ना। अगर आप लोग ऑप्शनल के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को छोटे छोटे की टर्म्स को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बट अगेन अगर ज्योग्राफी इन जनरल भी अगर आप जीएस पर्सपेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं तो भी बहुत हद तक आपको देखना पड़ेगा। जैसे बोला जा रहा है दैट रेनफॉल डेटा जो ली गई है उससे यह पाया गया है दैट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन एज अ होल में पैटर्न में हमें शिफ्ट देखने को मिला है ना। क्या पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा था भाई? देखो, इस टाइप के कुछ पैटर्न को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट, जिसमें बताया गया है एवरेज अगर मॉनसून रेनफॉल देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह जो डायग्राम है यह एवरेज मॉनसून रेनफॉल के बारे में बता रहा है एक पर्टिकुलर सीजन में, है ना। और यहाँ पर बेसिकली एक कंपाइलेशन है फ्रॉम द 1991 टू 2007 का डेटा, राइट। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बताया गया है मॉनसून रेनी डेज, मतलब ओवरऑल एक कोई पर्टिकुलर साल में कितने रेनी डेज होते हैं। तो रेनी डेज में अगर देख लीजिएगा तो आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं सिक्किम और त्रिपुरा रीजन में जो है रेनी डेज ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा दिन तक रेन्स होते हैं। बट रेनफॉल इंटेंसिटी क्या इस रीजन में ज़्यादा है? नहीं। देखो यहाँ पर भी त्रिपुरा में भी देख लो, ज़्यादा नहीं है रेनफॉल इंटेंसिटी, राइट, क्योंकि एवरेज मॉनसून रेनफॉल ही तो बात की जा रही है ना एक पर्टिकुलर सीजन में। तो वो अगर देखोगे तो ये वाला पैटर्न जो है ना, देखो ये ब्लू वाला पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल है, यहाँ पे सबसे दैट इज नागालैंड वाले साइड में सबसे कम रेनफॉल है ना, इनफैक्ट नागालैंड के ईस्टर्न पोर्शन में, ठीक है, और मणिपुर के भी। तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाला जो पोर्शन है ना, पूरा अरुणाचल प्रदेश जिसमें इंक्लूडेड होता है, असम, मेघालय, ठीक है, मेजर चंक ऑफ असम है इनफैक्ट। तो ये पूरा रीजन जो है आपका जाके मेन एवरेज मॉनसून रेनफॉल इस रीजन में ज़्यादा है। क्लियर है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी इस आर्टिकल में भी बात की गई है, राइट। बोला जा रहा है दैट रेनफॉल पैटर्न में एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर ऑफ द रीजन में भी हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर देख लीजिएगा, वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है रेनफॉल ट्रेंड जो है ना ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले जो है वो रेनफॉल ज़्यादा होता था, बट अभी रेनफॉल जो है वो घटने को स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट कुछ तो रीजन ऐसे भी है जहाँ पर हमें ड्रॉट लाइक सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, नाउ किन किन को मेनली फिर से फॉर एग्जांपल रेनफॉल अगर घट रहा है, राइट, और ड्रॉट लाइक सिचुएशन हमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या ट्रिगर हो रहा है? एग्रीकल्चर इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में पड़ रहा है और डिफरेंट अदर लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस जो क्या रेनफॉल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। वो कौन कौन से हुए? जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फिशरीज भी तो डायरेक्ट हुआ ना, पिसिकल्चर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टेड ना। सवाल होता है दैट क्या हमें करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो वाटर बॉडीज़ को तो बचाना चाहिए ही, बट साथ ही साथ वाटर बॉडीज़ जो इन्फ्लुएंस होते हैं ना वो प्रेजेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी फर्दर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्टेड एरिया ऑन दैट रीजन, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें फॉरेस्ट भी प्रिजर्व करना पड़ेगा,
राइट उसके बारे में प्रॉपर पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे जिससे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है फ्यूचर में और भी जो क्या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देख लो बहुत ज़्यादा बड़ा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी अगर पॉलिसीज़ होगा वो प्रॉपरली सेंसिटिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रीन कवर को भी बढ़ाने के लिए फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली स्टेट हैज़ विटनेस्ड अ ड्रास्टिक लॉस इन इट्स डेंस फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 3 डिकेड्स। लास्ट अगर 3 डिकेड देख लीजिएगा बहुत ही ड्रास्टिक वे में डेंस फॉरेस्ट कवर जो है वो हमें लॉस होता हुआ दिखा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कोहेसिव पॉलिसीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो क्या रिकॉग्नाइज करेगी इंटरलिंक्ड डायनामिक्स बिटवीन द फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, डिफरेंट लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस जो क्या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फॉरेस्ट या फिर रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। क्योंकि अनटिल अनलेस आप कोहेसिव पॉलिसीज नहीं बनाओगे ना, आप अगर साइलोज में पॉलिसीज बनाओगे सफर से फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के रिलेटेड पॉलिसी बनाए, तो ऐसा जो कि एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो चीज़ हमारे को छूट जाएगी, राइट। एग्रीकल्चर और इकोनॉमी रिलेटेड है वो छूट जाएगी। तो मेक श्योर करना पड़ेगा एक ऐसा पॉलिसी डिवाइस किया जाए जो कि हर एक सेक्टर को इंक्लूड करे, जिससे जो इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिटिगेट हो सके। एग्रीकल्चर के बारे में बोला गया है दैट हमें फोकस करना पड़ेगा ऑन डाइवर्सिफिकेशन, राइट। डाइवर्सिफिकेशन बोले तो क्रॉप वैराइटीज़ जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो R&D करके अगर डेवलप किया जाए तो बहुत सही है, राइट। और उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा मैक्सिमम वे में, जिससे वेगरीज ऑफ जो नेगेटिव वेगरीज ऑफ नेचर्स है ना उससे हम लड़ सके, राइट। और यहाँ पर क्लियरली यही डायग्राम को मैं बाद में डिस्कस करने वाला था, बट हाँ मैंने पहले क्योंकि डिस्कस कर दिया। और ये पैटर्न ज़रूर से याद रखिएगा कभी भी, क्योंकि देखो अगर आपके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा ना APSC में भी तो सिर्फ और सिर्फ आसाम में नहीं पूछेगा, रीजन एज अ होल पूछेगा, क्योंकि अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम को माना जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ द डोमिनेटेड स्टेट, राइट। सो ऑफ कोर्स बीइंग डोमिनेटेड स्टेट यू नीड टू फोकस ऑन रीजन एज अ होल, राइट। तभी ना आप डोमिनेट मतलब फ्यूचर में भी लीडरशिप रोल निभा पाओगे, राइट। तो यही चीज़ सोचना पड़ेगा और वही चीज़ आपको भी इस मैप के थ्रू इस मैप को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने नोट कॉपी में बना लो, ठीक है। ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसा कोई भी साल नहीं होने वाला आने वाले समय में जहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, और जहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ये रेनफॉल पैटर्न तो इट इज़ बेसिक चीज़ है भाई, दैट कैसे रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये तो चीज़ आपको बिल्कुल जानना ही चाहिए, राइट। एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है रिगार्डिंग GS2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक से। बैन ऑन मिथेनॉल सिगरेट्स एंड फ्लेवर्ड सिगार्स, क्या इंडिया में हुआ है? नहीं, इंडिया में नहीं। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू किया है प्रपोजल जिसके तहत वो लोग बैन करना चाहते हैं मिथेनॉल सिगरेट्स और फ्लेवर्ड सिगार। देखो इससे क्या प्रॉब्लम है वो मैं बतलाऊंगा, बट पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इंडिया में क्या ये बैंड है मिथेनॉल सिगरेट्स? नहीं, इंडिया में अभी भी मिथेनॉल सिगरेट्स बिक्री होता है, ठीक है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है दुनिया का जो कि सबसे पहला कंट्री बना था 2012 को, इन्होंने मिथेनॉल सिगरेट्स में पूरा बैन लगा दिया था ना। पता है क्यों बैन लगाया गया? क्योंकि इस टाइप अगर सोचो मिथेनॉल सिगरेट्स अलाउ किए जा रहे हैं तो वहाँ के बच्चे लोग जो है ना इसको पीकर जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, और एक बार अगर चस्का चढ़ गया ना तो फिर उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। इसीलिए 2019 में द सेंटर हैज़ बैंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एंड इन एडिशन, मतलब इंडिया का बात किया जा रहा है दैट हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में कुछ हद तक रोक लगाया है। एंड इन एडिशन डिफरेंट स्टेट्स हैव देयर ओन रूल इन प्लेसिंग बैन हुक्का कंजम्पशन। और सॉरी ये माफ़ की जा रही है USA की, माफ़ करना ये मैं खुद ही कंफ्यूज कर गया। एनीवेज बट इंडिया में इस चीज़ को प्रपोज बैन करना अभी भी आई मीन मिथेनॉल सिगरेट्स को अभी तक बैन नहीं किया गया, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ज़रूर, है ना। बैनिंग प्रपोजल इट एम्स टू प्रोहिबिट मिथेनॉल, क्योंकि इससे ये एक फ्लेवर्ड सिगार है, राइट। एंड इससे अगर हम लोग अभी तक रोक दिए ना, इंडिया में भी बात की जा रही है, इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसको अगर रोक दिए तो बच्चे जो है एडिक्ट नहीं होंगे, राइट। बच्चे मतलब किस एज ग्रुप के बच्चे यार, वही क्लास 8, 9, 10 से स्टार्ट हो जाता है पीना, समझो बात। तो उनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको एक बार चस्का चढ़ गया तो फिर बाद में क्विट करना मुश्किल होता है। देखो अभी जो आप लोग अभी न्यूज़ से ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, राइट। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो, राइट। आपको पता है दैट व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। एंड उसी डायरेक्शन में यू विल टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ, राइट। बट वही बच्चे को पता नहीं होता है,
उस से एज में आप खुद सोचो ना यार, आपको क्या पता था, कुछ भी कर लेते थे, हाँ दोस्त लोग कर रहे हैं, चल चल हम लोग भी करते हैं, राइट, वो चीज़ होता था, है ना, दोस्त को देखकर सीखते थे। और वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है ना, एक दोस्त अगर पीना स्टार्ट कर दे तो उससे 10 तो सीखेगा, समझ लो। बट अभी अगर आपका कलीग अगर पियेंगे ना तो यू विल फील लाइक अरे चल कोई बात नहीं, वो लोग अपना सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, हम तो हमारा सेहत तो सही है, समझ लो बात। तो यही चीज़ बोला गया है। अच्छा, यही मेन चीज़ है यार, मेन जो इशू है उसको तो डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट इज जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, दैट इज गगन के बारे में न्यूज़ में था। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया था लाइट ट्रायल यूजिंग गगन एडेड सिस्टम, जो क्या बेस है ऑन लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस अप्रोच। नाउ लोकलाइज्ड परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस अप्रोच है क्या? देखो, पहली बात तो गगन कभी भी अगर न्यूज़ में आ रहा है, आप एक चीज़ जो दिमाग में लगाओगे दैट वो किस सेक्टर में रिलेटेड होता है, वो है एयरक्राफ्ट सेक्टर। देखो क्या है ना, से फॉर एग्जांपल ये रनवे है, ठीक है, और ये एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट का स्टेशन होता होगा, ठीक है ना। अब कुछ भी अगर एयरक्राफ्ट को कम्युनिकेशन करना हो, सबसे पहले वो एयरक्राफ्ट जो है यहाँ से इस स्टेशन से कम्युनिकेट करेगी दैट देखिए हमको उतर रहे हैं, हमारे लिए जगह खाली छोड़ दीजिए, समझ लो बात। अब पहले जो होता था ना, यही चीज़ को जो इशू करने, मतलब इस चीज़ को रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। बट अभी गगन के आने के बाद इस जो टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को भी प्रमोट करेगी और साथ ही साथ मेक श्योर करेगी दैट एयरक्राफ्ट में जो है प्रॉपर सर्विलांस सिस्टम, प्रॉपर यही जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम लगाया जाए, जिससे जो अभी तक जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है ना एयरपोर्ट की, वो बहुत हद तक घटेगी। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ऑपरेशन कॉस्ट मतलब क्या, दैट प्रॉपर उनको सिग्नलिंग, प्रॉपर डेटा ट्रांसफ़र, राइट, लैंडिंग टेक ऑफ करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है, जो हमें नहीं पता होता है, हम लोग तो सिर्फ सिर्फ ट्रैवल करते हैं, राइट, और भीतर में जो ऑपरेशंस चलती है वो सब हमें कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ऑपरेशन स्मूथ हो तो जो एयरक्राफ्ट में डिले होता है वो कम होगा, राइट, डाइवर्शन बहुत कम करना पड़ेगा, कैंसिलेशंस कम करना पड़ेगा, लैंडिंग टेक ऑफ में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, फ्यूल कंजम्पशन जो है बहुत घटेगा। आप खुद सोचो ना, अगर जल्दी से जल्दी किसी को कोई एयरक्राफ्ट को लैंडिंग मिल गया तो पहले क्या होता है, सोचो अगर लैंडिंग नहीं मिल रहा है ना, तो वो एयरक्राफ्ट उसी एयरफील्ड में घूमते रहेगी, जब रनवे क्लियर होगा फिर उसके बाद लैंड करेगी। तो इतना जब घूम रही है तो इसमें एयरक्राफ्ट में यार बहुत ज़्यादा तेल खर्च होता है ना। एयरक्राफ्ट भाई इतना बड़ा साइज़ का एकदम बाहुबली होता है भाई, वो सब में सोच रहा हो कितना ज़्यादा फ्यूल खर्चा होता है। अगर 10 मिनट भी उसको अगर आसमान में घुमाएंगे तो कितना ज़्यादा फ्यूल खर्चा होगा, समझ रहे हो। अब ये जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम के थ्रू जो है उन फ्यूल्स का भी खर्चा बहुत हद तक घट जाएगा। तो इससे फ़ायदा किसको होगा? एयरक्राफ्ट कंपनीज़ को, राइट। और एयरक्राफ्ट कंपनीज़ को अगर फ़ायदा होगा तो वो उस फायदे को अल्टीमेटली कस्टमर तक ही ना पहुँचाएंगे जी, है ना। और वो कस्टमर क्या है? हम लोग को अगेन, आप एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहे हो तो यू विल ऑलवेज फील लग सस्ते वाले टिकट कौन सा है ना। महंगा कौन देना चाहता है भाई? मिडिल क्लास लोग तो महंगे नहीं देंगे ना, वो बिजनेस वाले लोग महंगे देते हैं, क्योंकि उन्हें उनका बिजनेस में वो चीज़ कट जाता है पैसा, समझ लो। बट मिडिल क्लास फैमिली कैन नॉट अफोर्ड दैट, क्योंकि वो लोग सैलरी बेस्ड फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो लोकलाइज एलपीवी जो ये टेक्निक है, अप्रोच है, ये है क्या? देखो ये सैटेलाइट बेस्ड प्रोसीजर है, क्लियरली बोल दिया गया है। ये गगन हाँ, ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन दैट लोकलाइज परफॉर्मेंस एंड वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम, बताओ इससे क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो गगन से एक तो इंक्लूडेड है, राइट। ये एक सैटेलाइट बेस्ड प्रोसीजर है जिसको एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है फॉर लैंडिंग पर्पसेस, राइट। एलपीवी अप्रोचेस मेक एयरक्राफ्ट पॉसिबल टू लैंड एट एयरपोर्ट नॉट इक्विप्ड विद एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। बहुत होती है ना यार, जैसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के थ्रू जो इतने सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जा सकते हैं जो आपका दिल्ली वाले एयरपोर्ट में है? नहीं, राइट, इम्पॉसिबल है भाई। क्यों इतना ज़्यादा क्यों खर्चा करना है, राइट। तो अगर कम खर्चे में अगर प्रॉपरली आपको स्मूथली ऑपरेशंस चलाने हैं तो एलपीवी जो अप्रोच है या फिर ये टेक्निक है, इसका इस्तेमाल बहुत हद तक किया जाने वाला है, राइट। इससे क्या होगा, दैट डिसीजंस जो का वो मेकिंग होता है ना, जैसे मैंने बोला ना, एक कोई एयरपोर्ट में एक एयरपोर्ट उसका स्टेशन होता है, राइट, वो अल्टीमेटली इस एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेट करता है, राइट। अब देखो क्या है ना, दैट पहले क्या होता, कम्युनिकेशंस जो है वो 2050 फीट के नीचे नहीं होता था, क्योंकि अगर नीचे करोगे तो फिर देयर इज अ रिस्क ऑफ
कभी कभी एक्सीडेंट्स, राइट, कभी कभी क्लाउड्स होती हैं तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट। बट अभी क्या होगा ना, दैट ये 2000 फीट के कम भी अगर नीचे में भी अगर एयरक्राफ्ट है तो प्रॉपर सब्सटेंशियल वे में ऑपरेशन को स्मूथ किया जा सकता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और पुअर वेदर कंडीशन हो, लो विजिबिलिटी कंडीशन हो, प्रॉपर हर एक कंडीशन में प्रॉपर ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी आप इस न्यूज़ को जोड़ सकते हैं। GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से भी आप इस न्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। नाउ अटल इनोवेशन मिशन, आपको पता है दैट इसको लॉन्च किया गया था। अब क्या है ना, सेकेंड एडिशन का फेज 1 को लॉन्च किया जा रहा है, दैट इज अटल इनोवेशन इंडिया चैलेंज 2.0। नाउ अटल न्यू इंडिया चैलेंज है क्या, आपको पता होना चाहिए। ये नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मेन एम यही है दैट वैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस को प्रमोट करना, है ना, जो क्या हमारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचा सकती है। मतलब वैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को इनोवेशन, आई मीन सोचो बहुत सारे, जैसे सैनिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब कोई एक ऐसा अगर टेक्नोलॉजी मैं बना रहा हूँ जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोटोटाइप बना सकूँ, राइट, और सरकार को दिख रहा है अरे भाई ये अगर एक्चुअली में अगर इसको बड़ा लेवल में अगर हम लॉन्च में देश में इंप्लीमेंट करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, राइट। तो वो क्या है, उसके अंडर बेसिकली फंडिंग की जाएगी इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, जिससे वैसे स्टार्टअप्स जो क्या इस टाइप के प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं जो क्या एक लार्जर गोल को सर्व कर सकता है, राइट, तो उसको कमर्शियलाइजेशन स्टेज तक सरकार का हेल्प मिलेगा, ठीक है। फोकस क्या रहेगा, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मैंने बोला ना नेशनल इंपॉर्टेंस, सोसाइटल रिलेवेंस वाले इश्यूज को फोकस करेगा, और वैसे इनोवेशंस को इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो क्या इंडिया डेवलपमेंट के क्रिटिकल एरियाज में बहुत ही एक मेजर रोल निभाता है। जैसे क्या है वो, एजुकेशन, क्या है वो, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग, एनर्जी, मोबिलिटी, स्पेस एप्लीकेशंस, और क्या नहीं है भाई। मतलब देखो कोई डेवलपिंग अगर देश है ना तो ये सब इश्यूज आएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट फेज ऑफ दिस विल सी 18 चैलेंजेस, है ना, 18 मेन चैलेंजेस को फोकस किया गया, जिसको 7 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसमें ई मोबिलिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस, सैनिटेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट अदर सेक्टर्स को भी फोकस किए जाएंगे, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन का खैर ये तो डिफरेंट कंपोनेंट्स है। इफ यू एट ऑल वांट टू सी यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट। नेक्स्ट है स्लॉथ बियर को रिलेटेड न्यूज़ में था दोस्तों द हिंदू में, एंड GS3 पर्सपेक्टिव में कंजर्वेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली झारखंड में 2 स्लॉथ बियर्स को रेस्क्यू किया गया है, राइट, फ्रॉम द पीपल फॉर एनिमल ग्रुप्स के द्वारा। पीपल फॉर एनिमल ग्रुप्स क्या है ये, देखो पीपल फॉर एनिमल ग्रुप जो है कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनका गांधी जी के द्वारा फाउंड आउट किया गया था, और इस पीपल फॉर एनिमल्स ग्रुप को ना इन्फॉर्मेशंस मिली बेसिकली मदारीज के द्वारा। मदारीज कौन होते हैं, जैसे वो नहीं होता है जो क्या डमरू लगा के वेरियस बंदरों का खेल दिखाते हैं, है ना, उनको मदारीज कहते हैं, ठीक है। तो उन मदारी वालों ने इस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीपल फॉर एनिमल को कॉल किया और बोला दैट देखो भाई ये 2 स्लॉथ बियर्स को जो है किन लोगों ने बेसिकली परेशान कर रहा है, पकड़ के रखा है। तो उन मदारीज के हेल्प से, राइट, बेसिकली इनको रेस्क्यू किया गया है। स्लॉथ बियर्स की अगर बात करें, वैसे दे आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ श्रीलंका, इंडिया, भूटान एंड नेपाल। ये आप क्लियरली मैप में देख भी पा रहे हैं, देखिए भूटान के ये रीजन्स में, नेपाल में भी मिलता है, इंडिया में तो एक मेजर चंक ऑफ रीजन में बेसिकली मिलता है। अब ये क्या खाता है बेसिकली, ये टर्माइट्स और एंड्स, चींटियाँ को खाते हैं, ठीक है, एंड अपने बच्चों को ये अपने बैग में कैरी करते हैं। इनको हनी बियर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनको हनी पीना बहुत अच्छा लगता है, राइट, इसलिए इनका अल्टरनेटिव नाम ही रख दिया गया हनी बियर, है ना। तो जस्ट याद रखिएगा दोस्तों, है ना। अगर IUCN प्रोटेक्शन स्टेटस देख लीजिए तो इसका वल्नरेबल कैटेगरी में, साइट्स अपेंडिक्स 1 में लाई करता है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में लाई करता है, राइट। और थ्रेट्स क्या है इसके, हैबिटेट लॉस है, लोग इसको पोचिंग करते हैं ऑफकोर्स। उसके बाद एक जो चीज़ है, कभी कभी जब स्लॉथ बियर्स को कैप्चर इसलिए भी किया जाता है या फिर हंट उसके लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी बिहेवियर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, ये क्रॉप्स को बर्बाद कर देता है। तो देखो अब जानवर है, राइट, जैसे हम लोग के पास दिमाग है, उनके पास दिमाग थोड़ा ना यार, हाँ, ये सब हमें सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एनीवेज
इन ह्यूमैनिटेरियन एंगल हमें कोई भी डिसीजंस लेना चाहिए। नेक्स्ट, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, ये न्यूज़ में था क्योंकि देखो 2 इंडियन ट्रैक एंड फील्ड टोक्यो ओलंपिशियंस जो थे ना, मतलब ओलंपिक्स खेलने जा रहे थे, तो उनका डोप टेस्ट, कोई भी अगर ओलंपिक खेलने जाता है ना उनको डोप टेस्ट किया जाता है, और डोप टेस्ट में अगर वो पाया गया दैट कोई पर्टिकुलर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिर कोई ऐसे वैक्सीन या फिर कुछ ऐसे इंजेक्शंस या फिर दवाइयाँ ले रहे हैं जो क्या विच इज़ नॉट अलाउड बाय द फेडरेशन, राइट। सो इन दैट केस उनको बैन कर दिया जाता है, राइट। तो रिसेंटली 2 इंडियन ओलंपिक्स को भी बैन किया गया है। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स क्या होती है, ये एक लैब मेड वर्जन्स होती है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, है ना, कि जो क्या सिमिलर एक इम्पैक्ट डालती है। अगर आप उसको लेते हो ना तो आपके मसल्स बढ़ जाएंगे, मसल्स मास बढ़ेंगे, है ना, जैसे नेचुरल हार्मोन करता है ना वैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है, राइट। और इसका इम्पैक्ट्स मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। जैसे मेल में अगर देख लीजिएगा, इसमें एक्ने, दैट इज़ चेहरे में वो बूंदी बूंदी आ जाती है ना, उनको एक्ने कहते हैं, वो सब आ जाता है। अब लड़कों का बाल झड़ जाता है, राइट। एक्सटेंडेड मिसयूज़ जो है उससे आपका जो मेन का जो ब्रेस्ट है वो भी बाहर निकल आता है, बहुत समय ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस हो जाती है। फीमेल्स में भी ये इम्पैक्ट करती है, जैसे फेस में फीमेल्स के बाल आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी फीमेल्स को लेने से ज़्यादा कुछ एंगर, है ना, जजमेंट उनका प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो एनीवेज ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपको अगर जानना हो तो ठीक है। नेक्स्ट इज ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल GS2 सोशल जस्टिस एंड ई गवर्नेंस वाले टॉपिक से आप इस वाले न्यूज़ को रिलेट कर सकते हैं। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने बोला था दैट द मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ मैकेनिज्म टू प्रोग्रेस एक्सीडेंट इंश्योरेंसल क्लेम्स बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो क्या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो क्या ई श्रम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड किए हुए ना, उनके लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम को बढ़ाना है ना। पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ क्रिएटिंग नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इस पोर्टल को इसलिए ही क्रिएट किया गया दैट एक नेशनल डेटाबेस हो जहाँ पर देश में डिफरेंट रीजन से जितने सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उसको रजिस्टर किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ई श्रम कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर वर्कर्स जो उनको प्रोवाइड किया जाता है विद एन ई श्रम कार्ड, है ना, जहाँ पर जैसे आपका UIDAI आधार कार्ड होता है ना, तो वैसे ही ई श्रम कार्ड भी होता है जहाँ पर एक यूनिक कोड आपको मिलता है 12 डिजिट का, और डिटेल्स ऑफ वर्कर्स भी जो है शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास साथ भी ये डेटा को शेयर किया जाता है, जिससे फ्यूचर में अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी कभी इन वर्कर्स का ज़रूरत हो तो वो भी एक्सेस कर सके, या फिर अगर कुछ बेनिफिट स्कीम्स का फ़ायदा इनको पहुँचाया जाना चाहिए तो वो भी पहुँचाया जाता है, राइट। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है। दिस विल बी अ सिंगल पॉइंट रेफरेंस टू हेल्प अथॉरिटीज़, जिससे वो रीच आउट कर सके, ट्रैक कर सके वर्कर्स जो क्या इनफॉर्मल इसमें रिलेटेड है, राइट। अच्छा, ये सेल्फ इनरोलमेंट मैकेनिज्म है, मतलब अगर आप चाहें तो खुद अपने आप को इनरोल कर सकते हैं आपके आधार और आपके मोबाइल नंबर के द्वारा, राइट ना। सवाल ये होता है दैट कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं भाई। देखो इस डेटाबेस में जो है कंस्ट्रक्शन, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ हर लोग इंक्लूड होंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, गिग इकोनॉमी से जो रिलेटेड है। गिग इकोनॉमी मतलब जैसे स्विगी जोमेटो होता है ना, या तो वहाँ पे क्या होता है ना, हर रोज आप जितना काम कीजिएगा उतने बेसिस पे ही आपको पैसे मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। सो दीज आर द वर्कर्स जो क्या इसके लेवल में आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। आज का दोस्तों यहीं तक मैं ये कर रहा हूँ। अब कुछ MCQs आपसे पूछूंगा, मतलब कल वाले MCQs पहले तो देख लेते हैं ना। कल क्योंकि थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड हुआ था तो ज़्यादा लोगों का आंसर नहीं है, बट एनीवेज मैं आशा करता हूँ दैट आज से आप लोग कंटिन्यू रखिएगा अपना आंसर्स देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड, 2 स्टेटमेंट्स दी गई थी, राइट, जहाँ पर दोनों के दोनों बिल्कुल सही थे। सो यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। LCRD जो ये टेक्नोलॉजी है ये नासा के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया, तो ऑफकोर्स कौन से कंट्री, USA विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज काउ एम्बुलेंस सर्विसेज, वो अगेन असम में बेसिकली हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था, राइट। सो अगेन करेक्ट ऑप्शन जो है इस सीक्वेंस है CBA, तो जिसमें देख लीजिएगा अमर ज्योति सैकिया ने बिल्कुल सही दिया है। अच्छा, लेफ्टिनेंट विश्वजीत नाथ, इन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है, आप लोग बाकी लोग भी आंसर को अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना, क्योंकि जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन दोनों का ही आंसर आया था, है ना। सबको ही देखते तो सबको ही है यार, आंसर नहीं दे तो ये क्या करते हो भाई आप लोग, है ना। आंसर दिया करो और
मेक श्योर करो, लाइक करोगे, आंसर दिया करोगे तो पता चलता है ना, एटलीस्ट लाइक मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंसर दे दिया करो, उससे पता चलेगा दैट हाँ आप लोग कितने कॉन्शियस हो, है ना। क्योंकि अब ऐसा भी नहीं दैट हाँ अमरज्योति ने लिखा है तो उसी का चेक दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, खुद का अपना देखो यार, अपने से पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली दिस विल गोइंग टू इवेंचुअली बेनिफिट यू ओनली। वो तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, इजी क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है ना क्योंकि आज आप वही वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसी का आंसर आपको देना है, राइट। जब टेस्ट सीरीज देने आओगे ना हमारे भद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तब मैं पता लगवाऊंगा आपको कैसा क्वेश्चन मैं सेट करूंगा आपके लिए, ठीक है, तब देखना। एनीवेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई श्रम पोर्टल। आज के क्वेश्चंस है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। द पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया था विद द एम ऑफ क्रिएटिंग ए नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। बताइए कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। दूसरा है दीज स्पीशीज आर फाउंड इन श्रीलंका, इंडिया, भूटान एंड नेपाल, प्रिडोमिनेंटली इन लोलैंड एरियाज एंड देयर अल्टरनेटिव नेम इज हनी बियर। बताइए कौन सा स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ, ब्राउन बियर की, जायंट पांडा की, पोलर बियर की या स्लॉथ बियर की, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट इज गगन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज या फिर मेट्रो रेल्स, ठीक है। तो अगेन इसका भी आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एंड रिगार्डिंग द मेंस क्वेश्चन, दोस्तों मेंस क्वेश्चन आज के लिए स्किप करता हूँ, कल से मैं प्रॉपरली आपको इवेंचुअली मैनेज कर दूंगा, राइट। सो क्योंकि आज थोड़ा यू नो टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण आई हैव टू लीव नाउ, राइट। सो एनीवेज विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो क्लास, राइट। मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स के, एनीवेज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।